हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं जो 65th बीपीएससी के एक्सपेक्टेड टॉपिक्स पर जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट टॉपिक कर रहा हूँ उसी पर आज आगे बढ़ूंगा। आज हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक को देख रहे हैं। उससे क्वेश्चन बीपीएससी में अक्सर आता है, नोट्स जनरली आते हैं। जैसे पिछले बार विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन के बीच अंतर पर क्वेश्चन आया था, इसके पहले प्रत्यायोजन पर क्वेश्चन आया था। तो इस टॉपिक पर अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आज उसी को हम लोग वर्कआउट करेंगे। 40वां बीपीएससी में इस टॉपिक पर बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था, जो पद सोपान, आदेश की एकता, नियंत्रण विस्तार सबको जोड़कर पूछा था। एक क्वेश्चन फॉर्मेट मेरे को जैसा बतलाना होता है, तो मैं आज उसी को टेकअप करूंगा। वो बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन है 4 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट में ए बी सी डी कर लो। एक पार्ट में पूछता है पद सोपान का सिद्धांत लेके और संगठन के ऊर्ध्वस्त विस्तार के हस्तांतरण की प्रक्रिया की प्रासंगिकता, यानी पद सोपान का सिद्धांत और पद सोपान की प्रासंगिकता पूछा है। दूसरा पूछा है पद सोपान या संगठन को पिरामिड आकृति में परिवर्तित होने का कारण क्या है। जो देखते हो, जो पिरामिड का जो पद सोपान होता है संगठन का, वह पिरामिड आकृति का होता है, उसका क्या कारण है। तीसरा पूछा है एक संगठन के ढांचे को नियंत्रण क्षेत्र द्वारा प्रभावित करने का तरीका। एक संगठन का जो स्ट्रक्चर होता है उसको नियंत्रण विस्तार द्वारा हम कैसे प्रभावित कर सकते हैं। और चौथा पूछता है कि संगठन को बराबर पद सोपान को बराबर करने का उपाय, यानी ससंग पद सोपान को चौड़ा करने का उपाय, यानी संगठन ऐसा तो उसको ऐसा करने का उपाय। तो यही टॉपिक आज हम लोग चार्ट पर वर्कआउट करते हैं। अच्छा टॉपिक है। पद सोपान और नियंत्रण का विस्तार हमारा खास तौर पर आज का केंद्र बिंदु रहेगा। उसी पर टॉपिक पर आइडेंटिफाई करेंगे। यह उद्देश्य है कि पद सोपान पर क्वेश्चन आए तो भी आप लिख दो, नियंत्रण विस्तार पर क्वेश्चन आए तो भी आप लिख दो, और ये जो भी 4 पार्ट में मैंने बांटकर जो डिस्कस किया, अगर क्वेश्चन उस पर आता तो उस पर भी आप लिख सको। जैसा कि आप जानते हो, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोलो, संघ प्रशासन के सिद्धांत, ये टॉपिक जो है ना बीपीएससी के सिलेबस में है, यूपीएससी के सिलेबस में नहीं है। लेकिन यूपीएससी में भी यदा कदा इस टॉपिक पर क्वेश्चन आते रहता है, और बीपीएससी में तो खैर टॉपिक का हिस्सा, और बीपीएससी में क्वेश्चन आते ही रहा। जैसे पिछले बार विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन पर आया। जैसा देखो, प्रशासन का सिद्धांत के बारे में आप पहली बार सुन रहे हैं या पहले सुन रखा है। जहाँ तक हमारी जानकारी है, जहाँ हम लोग प्रशासन के विकास का दूसरा चरण पढ़ रहे थे, जिसका नाम है सिद्धांतों का काल, जो 1927 से 1937 के बीच रहा। इस काल में प्रशासन के सिद्धांतों को खोजने का प्रयास किया गया। इस काल में प्रशासन को विज्ञान समझा गया और माना गया कि जिस प्रकार विज्ञान के सिद्धांत होते हैं, वैसे प्रशासन के भी सिद्धांत होंगे जो सार्वभौमिक रूप से अनुप्रयुक्त होंगे। और इस काल में जितने विचारक, जैसे हेनरी फ्योल ले लो, लूथर गुलिक ले लो, ओरविक ले लो, मुनरो ले लो, सब के सब प्रशासन के सिद्धांतों को ढूंढने का प्रयास किया। हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांत विकसित किया, लूथर गुलिक ने 10 सिद्धांत विकसित किया, ओरविक शुरू में 8 और बाद में 29 सिद्धांत विकसित किया। मुनरो ने 4 सिद्धांत विकसित किया। तो इसी पर हम लोग वर्कआउट करते हैं। हम लोग के सिलेबस में 8 सिद्धांत दिया हुआ है बीपीएससी में। पद सोपान का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत, नियंत्रण का सिद्धांत, नियंत्रण विस्तार का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, सत्ता और उत्तरदायित्व का सिद्धांत, केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण का सिद्धांत, प्रत्यायोजन का सिद्धांत, पर्यवेक्षण का सिद्धांत। समझ रहे? तो ये सिद्धांत प्रशासन के क्या मायने रखते हैं। ये प्रशासन को आकृति प्रदान करते हैं, ये प्रशासन को पिरामिडीय आकृति, देखो संगठन को, इस संगठन का मैंने फोटो बनाया, इस संगठन का आकार पिरामिडीय देख रहे हो ना। इससे पिरामिडीय आकृति कौन प्रदान कर रहा है, तो ये प्रदान कर रहा 8वां सिद्धांत है। जैसे सबसे पहला सिद्धांत हुआ पद सोपान का सिद्धांत, जो ऊपर से नीचे तक सीढ़ी के रूप में आया है, इसको पद सोपान का सिद्धांत कहते हैं। ये जो देख रहे हो आदेश की एकता का सिद्धांत है, जिसमें एक अधीनस्थ 3 वरिष्ठ से आदेश नहीं प्राप्त कर रहा है, बल्कि 1 वरिष्ठ से आदेश प्राप्त कर रहा है, इसे आदेश की एकता का सिद्धांत कहते हैं। ये जो चौड़ाई देख रहे हो ना, ये चौड़ाई नियंत्रण विस्तार की वजह से,
नियंत्रण विस्तार का मतलब अधीनस्थों का अधिकतम संख्या जिस पर एक वरिष्ठ प्रभावी रूप से नियंत्रण रख पाता है, तो ये नियंत्रण विस्तार हो गया। क्लियर है? अगर नियंत्रण विस्तार ज्यादा हुआ तो संगठन ऐसा हो जाएगा, नियंत्रण विस्तार हुआ तो संगठन ऐसा होगा। फिर ये क्या है, मतलब ये जो बराबर दिख रहे हो, सत्ता और उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहते हैं, इसे अनुक्रमण का सिद्धांत भी कहते हैं, तदक्रम का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अनुसार सत्ता और उत्तरदायित्व को बराबर होना चाहिए, यानी किसी को यदि सत्ता दो तो उसी मात्रा में उत्तरदायित्व दो, यदि किसी को उत्तरदायित्व दो तो उसी मात्रा में सत्ता दो। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तराजू में समानता के लिए दोनों तरफ दोनों पड़ाव पर समान वजन होना चाहिए, समझ रहे, तभी तराजू समान रहेगा, संतुलन में रहेगा। फिर आप देखो, सत्ता का ऊपर बढ़ना केंद्रीकरण, सत्ता का नीचे बढ़ना विकेंद्रीकरण। फिर आपने देखा एक ने दूसरे को अपना कार्य सौंपा, ये प्रत्यायोजन हुआ, और एक दूसरे के कार्य को देख रहा है, वो पर्यवेक्षण हो रहा है। और समन्वय को मैंने हर जगह रखा है, समन्वय हर जगह है, वह पद सोपान में भी है, वह नियंत्रण विस्तार में भी, वह सत्ता और उत्तरदायित्व के सिद्धांत में भी, वह समन्वय को संगठन का पहला सिद्धांत कहा गया है। और नंबर 1 समन्वय जो है सभी सिद्धांत सभी उसी में समाहित है, समझ रहे? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये संगठन मिलकर जितने सिद्धांत 8 है वो क्या कर रहे हैं, संगठन के आकार को पिरामिडीय बना दे रहे हैं। तो कभी कभी पूछता है कि संगठन का आकार पिरामिडीय क्यों होता है, तो उसमें जो 8 सिद्धांत, उसमें 3 सिद्धांत बड़ा महत्वपूर्ण है, जैसे पद सोपान का सिद्धांत, नियंत्रण आदेश की एकता का सिद्धांत, और फिर सत्ता और उत्तरदायित्व का सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत मिलकर संगठन के आकार को पिरामिडीय आकृति प्रदान करते हैं, और नियंत्रण विस्तार, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन, पर्यवेक्षण, नियंत्रण विस्तार इत्यादि क्या करते हैं, उसको आकृति को प्रभावित करते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी पर हम लोग आज वर्कआउट करते हैं कि पद सोपान का सिद्धांत कहते हैं किसको है। पद सोपान का सिद्धांत संगठन को किस प्रकार पिरामिडीय आकृति देने में मदद करता है, समझ रहे हैं? तो इन चारों क्वेश्चन को भी टेकअप करेंगे जो क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन बेसिकली आपको थोड़ा इस पर वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है? तो हम लोग का टॉपिक डिस्कस करते हैं वही जो 24वां बीपीएससी में आया था, उसी को वर्कआउट करके कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टार्ट करते सबसे पहले हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे पद सोपान का सिद्धांत, अंग्रेजी में कहता है प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की। पद सोपान का सिद्धांत, कोई दिक्कत नहीं है, पद सोपान का सिद्धांत। देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस पूरे टॉपिक को करीब आधा घंटा 45 मिनट को खत्म करना चाहेंगे। ज्यादा खींचने से बड़ा उबाऊ हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? और समय सीमा एग्जाम हॉल में आपको ध्यान रखना है कि सभी क्वेश्चन न्यायपूर्ण तरीका से ध्यान पाए। कोई क्वेश्चन को ज्यादा समय दे दिया, कुछ क्वेश्चन को कम समय दिया तो बात बराबर हो गया। किसी में मार्क्स ज्यादा आ गया तो किसी में मार्क्स कम हो गया तो फिर बराबर ना हो गया। तो आपको चाहिए सभी में ज्यादा अंक आए, और इसके लिए जरूरी है कि आप सभी के साथ समुचित न्याय करें, ठीक है? समझ में आया आपको? तो स्टार्ट करें हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला टॉपिक हमारा है पद सोपान का सिद्धांत, लिख सकते हो? तो स्टार्ट करें हम लोग पद सोपान का सिद्धांत। देखो पद सोपान का सिद्धांत, पद सोपान का सिद्धांत, पद सोपान का सिद्धांत 21वीं सदी के लोक प्रशासन के विज्ञान का, पद सोपान का सिद्धांत 21वीं सदी के लोक प्रशासन के विज्ञान का, 21वीं सदी के लोक प्रशासन के विज्ञान का महत्वपूर्ण घटक है। 21वीं सदी के लोक प्रशासन के विज्ञान का महत्वपूर्ण घटक है। 21वीं सदी के लोक प्रशासन के विज्ञान का महत्वपूर्ण घटक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया आपको? 21वीं सदी के लोक प्रशासन का महत्वपूर्ण घटक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखो, मुने ने इसे संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत कहा है। मुने ने इसे संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत कहा है। देयर इज नो कन्फ्यूजन। मुने ने इसे संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत कहा है। या प्रशासन के उन 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों में है, या प्रशासन के उन 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों में है, या प्रशासन के उन 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों में सम्मिलित है, या प्रशासन के उन 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों में सम्मिलित है,
जो प्रशासन को पिरामिडीय आकृति प्रदान करता है, जो प्रशासन को या संगठन को पिरामिडीय आकृति प्रदान करता है। ये सिद्धांत है पद सोपान का सिद्धांत, पद सोपान का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत, पद सोपान का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत और नियंत्रण और विस्तार का सिद्धांत, नहीं, सत्ता और उत्तरदायित्व का सिद्धांत, सत्ता और उत्तरदायित्व का सिद्धांत। ठीक है, दोहरी नो कन्फ्यूजन, क्लियर है। पद सोपान का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत और सत्ता और उत्तरदायित्व का सिद्धांत। जैसा कि सरकारी संगठन में लिख सकते, जैसा कि सरकारी संगठन में एक कहावत प्रचलित है, सरकारी संगठन में एक कहावत प्रचलित है कि रैंक और फाइल का सदैव सम्मान किया जाना चाहिए। रैंक और फाइल का सदैव सम्मान किया जाना चाहिए। रैंक और फाइल का सदैव सम्मान किया जाना चाहिए। यहाँ रैंक का संबंध पद सोपान से है। यहाँ रैंक का संबंध किससे है? पद सोपान से। यहाँ रैंक का संबंध पद सोपान से है। ठीक है। और फाइल का संबंध लिखित दस्तावेज से है। और फाइल का संबंध किससे है? लिखित दस्तावेज से। पैराग्राफ चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पैराग्राफ चेंज कर दो। और फाइल का संबंध किससे है? लिखित दस्तावेज से। देखिए, पद सोपान का अंग्रेजी हायरार्की होता है। पद सोपान का अंग्रेजी क्या होता है? हायरार्की होता है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। हायरार्की के स्पेलिंग जानते हो? HIERARCHY। हायरार्की होता है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जहां इसका अर्थ धर्म गुरुओं का व्यवस्थित श्रृंखला होता है। जहां इसका अर्थ धर्म गुरुओं का व्यवस्थित श्रृंखला होता है। जहां इसका अर्थ धर्म गुरुओं का व्यवस्थित श्रृंखला होता है। कोई दिक्कत नहीं है, धर्म गुरुओं का व्यवस्थित श्रृंखला होता है। देखिए, पद सोपान का शाब्दिक अर्थ होता है, पद सोपान का शाब्दिक अर्थ होता है उच्चतर द्वारा निम्नतर पर नियंत्रण। उच्चतर द्वारा निम्नतर पर नियंत्रण। प्रशासनिक शब्दावली में पद सोपान एक ऐसे संगठनात्मक संरचना को कहते हैं, एक ऐसे संगठनात्मक संरचना को कहते हैं जिसमें ऊपर से नीचे तक सभी
जिसमें ऊपर से नीचे तक सभी आदेश श्रृंखला में बंधे होते हैं। ऊपर से नीचे तक सभी आदेश श्रृंखला में बंधे होते हैं। विभिन्न विचारकों ने पद सोपान को अलग अलग शब्दों में परिभाषित किया। विभिन्न विचारकों ने पद सोपान को अलग अलग शब्दों में परिभाषित किया है। एल.डी. वाइट के अनुसार पद सोपान संरचना के ऊपर से नीचे की ओर पद सोपान संरचना के ऊपर से नीचे की ओर पद सोपान संरचना के ऊपर से नीचे की ओर जवाबदेही के विभिन्न स्तरों के माध्यम से पहुंच रहे वरिष्ठ अधीनस्थ संबंध का सार्वभौमिक अनुप्रयोग है। वरिष्ठ अधीनस्थ संबंध का सार्वभौमिक अनुप्रयोग है। एपल्बी के अनुसार पद सोपान व साधन है जिसके माध्यम से साधन है जिसके माध्यम से संसाधन आवंटित होते हैं। कार्मिक चयनित और पदस्थापित होते हैं। संसाधन आवंटित होते हैं। कार्मिक चयनित और पदस्थापित होते हैं। कार्मिक चयनित और पदस्थापित होते हैं। संक्रियाएं संपन्न होती है। उनका समीक्षा और परिष्कार होता है। एक और डेफिनेशन लिख लो, तो एग्जाम में ज्यादा डेफिनेशन मत लिखना, एक मैक्स वेबर कर लो। मैक्स वेबर के अनुसार कार्यालय का संगठन पद सोपान के सिद्धांत का अनुपालन करता है। कार्यालय का संगठन पद सोपान के सिद्धांत का अनुपालन करता है। पद सोपान के सिद्धांत का अनुपालन करता है, जिसमें प्रत्येक निम्न स्तर अपने उच्चतर स्तर के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहता है। दो तीन डिफिनेशन दे दिया ना, अब एक अपना डिफिनेशन उपरोक्त से बता दो। देखिए, उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि पद सोपान
पद सोपान वह संगठनात्मक व्यवस्था है जिसमें सभी ऊपर से नीचे तक अवरोही क्रम में श्रृंखलाबद्ध होते हैं। यह वह साधन है जिसके माध्यम से यह वह विधि है जिसके माध्यम से बहुत से व्यक्तियों के प्रयासों को एकजुट किया जाता है। देखो, हेनरी फ्यूएल ने पद सोपान को स्केलर श्रृंखला और मुने और रेले ने पद सोपान को स्केलर प्रक्रिया कहा है। देखिए, पद सोपान और स्केलर प्रक्रिया समान अवधारणा है। पद सोपान और स्केलर प्रक्रिया समान अवधारणा है, परंतु पद सोपान में कार्य के अनुसार कर्तव्य को श्रृंखलाबद्ध किया जाता है। जबकि स्केलर प्रक्रिया में सत्ता और उत्तरदायित्व के अनुसार कर्तव्य को श्रृंखलाबद्ध किया जाता है। श्रृंखलाबद्ध किया जाता है। यह डायग्राम बना सकते हो। डायग्राम देख रहे हो? यह डायग्राम उसी से संबंधित इसमें वह कार्य के अनुसार कर्तव्य को श्रृंखलाबद्ध किया जा रहा है, इसमें सत्ता और उत्तरदायित्व के अनुसार श्रृंखलाबद्ध किया जा रहा है। सीढ़ी ऐसा लगता है, तो देख रहा स्केलर मतलब सीढ़ी होता है कि नहीं होता? ठीक है, देयर इज नो कन्फ्यूजन। एक जनरल डायग्राम बना दो इस तरह का, इसी तरह का डायग्राम पूरा लिखा हुआ नहीं, केवल ट्रायंगल बना दो और उसमें सबसे ऊपर लिखो ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर आप लिखो जे तक लिखो, ए बी सी डी जी तक लिख दो। ए बी सी, इधर भी ए बी सी डी, इधर ए डैश बी डैश, ए तो कॉमन है का, बी डैश सी डैश जी तक। ठीक है, एक डायग्राम बनाना पड़ा एग्जाम में, नहीं समझे? एक डायग्राम आपको बनाना है और डायग्राम में आपको कुछ इस तरह से लिखना। जैसे ये डायग्राम, सपोज ये डायग्राम ए बी, बी डैश सी, सी डैश डी, डी डैश ई, ई डैश एफ, एफ डैश, इस तरह से करो और लास्ट तक जी कर दो, जी तक करो, जी डैश। ठीक है, तो उपरोक्त आरेख में ए संगठन का प्रधान है। ए संगठन का प्रधान होगा, सबसे ऊपर तो वही है, ए संगठन का प्रधान है। ए के अधीनस्थ बी है, या ए के प्रत्यक्ष अधीन बी।
ए के प्रत्यक्ष अधीनस्थ कौन है? बी है, और बी के प्रत्यक्ष अधीनस्थ सी है, और बी के प्रत्यक्ष अधीनस्थ कौन है? सी है। इस प्रकार सी बी के माध्यम से ए के भी अधीनस्थ है, ए के अधीनस्थ है। उसी प्रकार ऊपर से नीचे तक सभी वरिष्ठ अधीनस्थ श्रृंखला में बंधे हुए हैं, जो एक आदेश श्रृंखला का निर्माण करते हैं। और इसी के माध्यम से संगठन में समस्त कार्य व्यवहार संपन्न होता है। इसी के माध्यम से संगठन में क्या होता है? समस्त कार्य व्यवहार संपन्न होता है। ठीक है, देयर इज नो कन्फ्यूजन। लिखो उससे होगा। देखिए, पद सोपान का संगठन में व्यापक महत्व और प्रासंगिकता है। व्यापक प्रासंगिकता और महत्व है। नंबर 1, जिसमें मुख्य निम्नवत है, जिसमें मुख्य निम्नवत है। नंबरिंग करो, ऐसे लिखो। या संगठन में उद्देश्य की एकता बनाए रखता है, उद्देश्य की एकता और अखंडता बनाए रखता है। दूसरा, यह संचार के माध्यम के रूप में काम करता है। यह संचार के माध्यम के रूप में काम करता है। यह प्रत्येक स्तर पर, या संगठन के प्रत्येक स्तर पर, जवाबदेही निर्धारित करता है। या संगठन के प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही निर्धारित करता है। या संगठन के शीर्ष पर कार्य के जमावड़ा को रोकता है। या संगठन के शीर्ष पर कार्य के जमावड़ा को रोकता है। या संगठन के विभिन्न स्तर पर निर्णय की इकाई स्थापित करता है। यह प्रत्यायोजन का, या सत्ता के प्रत्यायोजन को आधार प्रदान करता है। यह समन्वय का स्वयंसिद्ध माध्यम है। यह संगठन में कार्य व्यवस्था और नियंत्रण बनाए रखता है। यह संगठन में कार्य व्यवस्था और नियंत्रण बनाए रखता है। ठीक है, देयर इज नो कंफ्यूजन। मतलब यह संगठन में एकता और अखंडता बनाए रखता है। यह संगठन में एकता और एकरूपता बनाए रखता है। एकता और एकरूपता बनाए रखता है। एकता और एकरूपता बनाए रखता है।
ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। पद सोपान का इत्यादि कर रहे वहां आदि, पद सोपान का या पद सोपान के विशेषताओं का, पद सोपान के विशेषताओं का लंबी फहरिस्त है। पद सोपान की विशेषताओं का लंबी फहरिस्त है। इस कारण यह लोक प्रशासन में सर्वत्र विद्यमान है, हालांकि कुछ एक आधारों पर इसकी आलोचना की जाती है, जिनमें मुख्य निम्नवत है। पहला लिखो, यह विलंब और आलोचकता को बढ़ाता है। नेक्स्ट, यह संगठन के आकार को ऊर्ध्वाधर रूप से बढ़ा देता है। यह संगठन के आकार को ऊर्ध्वाधर रूप से बढ़ा देता है। परिणामतः उच्चतर का निम्नतर के साथ संपर्क टूट जाता है। तीसरा, यह ऊंच नीच की भावना को बढ़ाता है। यह अधीनस्थों के पहल प्रवृत्ति को कम करता है। यह गतिशील मानवीय संबंधों के विकास में बाधक है। यह वैश्वीकरण में लाभ कम और अधिक हानि प्रदान करता है। वैश्वीकरण के युग में क्या करता है? लाभ कम देता है और हानि ज्यादा प्रदान करता है। विलंब इसका सबसे बड़ी दिक्कत है। क्लियर है? देखो, पद सोपान में विलंब को दूर करने के लिए हेनरी फेयल ने एक समाधान सुझाया। हेनरी फेयल संगठन में तीव्र संचार की आवश्यकता को महसूस करते हैं। और
पद सोपान में विलंब को दूर करने के लिए, पद सोपान में विलंब को दूर करने के लिए गैंग प्लांक अवधारणा प्रतिपादित किया है। पद सोपान में विलंब को दूर करने के लिए गैंग प्लांक अवधारणा प्रतिपादित किया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्तर लांघना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्तर लांघना, लेवल जंपिंग। इसमें कोई भी दो भिन्न स्तर के पद सीधा संपर्क स्थापित कर सकते हैं, हालांकि यह वांछनीय है कि दोनों अपने अपने अगले वरिष्ठ को इसकी सूचना दे। अगले वरिष्ठ की इसकी सूचना दे। देखिए, 21वीं सदी में पद सोपान का सिद्धांत आवेग खो रहा है, अपना आवेग खो रहा है। जैसा कि आज पद सोपान के स्थान पर पंखाकृति संगठन स्थान ले रहा है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्थान ले रहा है। और आज सूचना संचार प्रौद्योगिकी के कारण भी संगठन में पद सोपान व्यापक तौर पर प्रभावित हुआ है। इसके बावजूद लोक प्रशासन में पद सोपान का महत्व या पद सोपान का सैद्धांतिक महत्व आज भी बना हुआ है। और आज कोई भी लोक प्रशासन इसकी उपेक्षा का दुस्साहस नहीं कर सकता। ठीक है, पार्ट ए में जो हुआ उसका आंसर हो सकता है। और पद सोपान पर अगर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ गया तो भी लिख सकते हो। दूसरा कहता है जो आपको मिल रहा है पिरामिड आकृति के कारण, तो उसको तो मैं और आगे डिटेल करूंगा जब पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आप पॉइंट आउट कर दो, बी पॉइंट कर दो। थोड़ा कम ही लिखाएंगे लेकिन लिखाएंगे। देखिए, बी लिख लो। देखिए, जैसा कि पद सोपान का आकार पिरामिडीय होता है, पद सोपान का आकार क्या होता है? पिरामिडीय होता है।
संगठन को पिरामिडीय आकृति प्रदान करने में पद सोपान, आदेश की एकता और सत्ता और उत्तरदायित्व के सिद्धांत तीनों मुख्य रूप से सहयोग देते हैं। पद सोपान का सिद्धांत वरिष्ठ और अधीनस्थ के बीच संबंध को परिभाषित करता है। वह सत्ता के प्रत्यायोजन का आधार प्रदान करता है। आदेश की एकता का अर्थ होता है एक अधीनस्थ को एक ही वरिष्ठ से आदेश प्राप्त होना चाहिए। या आदर्श श्रृंखला के निर्माण में सहयोग देता है। जबकि सत्ता और उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अर्थ होता है सत्ता और उत्तरदायित्व को सर्वांगसम होना चाहिए। अर्थात प्रत्येक स्तर पर सत्ता और उत्तरदायित्व को बराबर होना चाहिए। सत्ता और उत्तरदायित्व को सभी प्रकार से समान होना चाहिए। ये तीनों सिद्धांत मिलकर संगठन के आकार को पिरामिडीय बना देते हैं। संगठन के आकार को क्या करते हैं? पिरामिडीय बना देते हैं। ठीक है। संगठन के शेष सिद्धांत या प्रशासन के शेष सिद्धांत जैसे नियंत्रण विस्तार का सिद्धांत, केंद्रीकरण का सिद्धांत, प्रत्यायोजन का सिद्धांत इत्यादि पिरामिडीय आकृति को प्रभावित करते हैं। संगठन के पिरामिडीय आकृति को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ये डायग्राम बना देना है इसमें। समझ रहे कि संगठन पिरामिड क्यों बनता है? तो पहला 3 मैंने बताया, 3 जो है मेन। पहला कौन है? पहला है पद सोपान, दूसरा कौन है? आदेश की एकता, और तीसरा कौन है?
निष्ठा और उत्तरदायित्व, ये 3 है जो संगठन को पिरामिडीय आकृति प्रदान करता है, और बाकी लोग क्या करता है, प्रभावित करता है। देयर इज नो कंफ्यूजन। एक क्वेश्चन आया था कि नियंत्रण विस्तार द्वारा संगठन के ढांचा को, तीसरा पार्ट है, नियंत्रण विस्तार द्वारा संगठन के ढांचा को प्रभावित करने की तरीका। पैराग्राफ चेंज करके लिखो जरा, नियंत्रण विस्तार पर भी हम लोग वर्कआउट कर लेते हैं। देखिए, नियंत्रण विस्तार का सिद्धांत, नियंत्रण विस्तार का सिद्धांत 21वीं सदी के लोक प्रशासन में, 21वीं सदी के लोक प्रशासन में सर्वाधिक विवेचना का विषय है, सर्वाधिक विवेचना का विषय है। जैसा कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी के आगमन के कारण, जैसा कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी के आगमन के कारण आज नियंत्रण विस्तार असीमित रूप से बढ़ गया है। नियंत्रण विस्तार असीमित रूप से बढ़ गया है। देखिए, नियंत्रण विस्तार को पर्यवेक्षण का विस्तार या प्रबंध का विस्तार भी कहते हैं। पर्यवेक्षण का विस्तार अथवा प्रबंध का विस्तार भी कहते हैं। या अधीनस्थों के उस अधिकतम संख्या को कहते हैं, या अधीनस्थों के उस अधिकतम संख्या को कहते हैं जिन पर एक वरिष्ठ प्रभावी रूप से नियंत्रण रख पाता है, जिन पर एक वरिष्ठ प्रभावी रूप से नियंत्रण रख पाता है, जिन पर एक वरिष्ठ प्रभावी रूप से नियंत्रण रख पाता है। यदि एक वरिष्ठ 5 अधीनस्थों पर प्रभावी नियंत्रण रखता है, यदि एक वरिष्ठ 5 अधीनस्थों पर प्रभावी नियंत्रण रखता है तो नियंत्रण विस्तार 5 हुआ। तो नियंत्रण विस्तार क्या हुआ? 5 हुआ। देखिए, नियंत्रण विस्तार का सिद्धांत, नियंत्रण विस्तार का सिद्धांत प्रबंध में अवधान के विस्तार, प्रबंध में अवधान के विस्तार के सिद्धांत से संबद्ध है। प्रबंध में अवधान के विस्तार को अंग्रेजी में कहते हैं स्पैन ऑफ अटेंशन। स्पैन ऑफ अटेंशन अवधान के विस्तार से संबंधित है। जिसके प्रतिपादक कौन है? V.A. ग्रे कुनाज है। V.A. ग्रे कुनाज, जिसके प्रतिपादक V.A. ग्रे कुनाज है। V.A. ग्रे कुनाज है। अवधान का विस्तार व्यक्तियों, प्रक्रियाओं अथवा घटकों का वह अधिकतम संख्या है जिन पर एक व्यक्ति प्रभावी रूप से ध्यान दे पाता है, जिन पर एक व्यक्ति प्रभावी रूप से ध्यान रख पाता है।
नियंत्रण विस्तार अवधारणा या नियंत्रण विस्तार सिद्धांत इसका संकुचित रूप है, एक विशिष्ट रूप है जो संगठन में कर्मचारियों के संदर्भ में प्रयुक्त होता है, कर्मचारियों के संख्या के रूप में प्रयुक्त होता है। कर्मचारियों की संख्या के रूप में देखिए, नियंत्रण विस्तार अवधारणा इस धारणा पर टिका हुआ है कि या इस धारणा पर आधारित है कि हर व्यक्ति का एक निश्चित मानसिक और शारीरिक क्षमता होती है। हर व्यक्ति का एक निश्चित मानसिक और शारीरिक क्षमता होती है, एक निश्चित मानसिक और शारीरिक क्षमता होती है, और वह एक निश्चित संख्या में ही अधीनस्थों को नियंत्रित कर पाता है। नियंत्रण विस्तार का नियंत्रण एवं आदेश श्रृंखला के साथ व्युत्क्रम संबंध होता है। अर्थात नियंत्रण विस्तार जितना ज्यादा होता है, नियंत्रण विस्तार जितना ज्यादा होता है, नियंत्रण और आदेश श्रृंखला उतना कम होता है। नियंत्रण और आदेश श्रृंखला उतना ही कम होता है। ठीक है। और नियंत्रण विस्तार यदि कम हो गया तो क्या होगा? नियंत्रण भी ज्यादा रहेगा, आदेश श्रृंखला भी ज्यादा रहेगा। ठीक है। नियंत्रण पैराग्राफ चेंज करके लिखो। देखो, नियंत्रण विस्तार कितना हो, इस पर विचारकों में एकमत का अभाव है। नियंत्रण विस्तार कितना हो, इस पर विचारकों में एकमत का अभाव है। शास्त्रीय विचारक नियंत्रण पर बल देते थे। शास्त्रीय विचारक या शास्त्रीय विचारधारा में नियंत्रण पर बल दिया जाता है। इसलिए कम नियंत्रण विस्तार का समर्थन किया जाता है। जैसे ग्रेकुनाज के अनुसार नियंत्रण विस्तार 6 होना चाहिए। ग्रेकुनाज के अनुसार नियंत्रण विस्तार 6 होना चाहिए, जबकि उर्विक के अनुसार संगठन के शीर्ष पर नियंत्रण विस्तार 5 से 6, संगठन के शीर्ष पर नियंत्रण विस्तार 5 से 6, 5 तो 6 मत लिख देना, 5 to 6, 5 से 6, और निम्न स्तर पर नियंत्रण विस्तार 8 से 12 होना चाहिए, 8 to 12। क्लियर है? इसके विपरीत व्यवहारवादी विचारधारा में नियंत्रण पर कम बल दिया जाता है। व्यवहारवादी विचारधारा में नियंत्रण पर कम बल दिया जाता है। इस कारण
अधिक नियंत्रण विस्तार पर बल दिया जाता है। इसलिए इस कारण अधिक नियंत्रण विस्तार का समर्थन किया जाता है। इस कारण अधिक नियंत्रण विस्तार का समर्थन किया जाता है। साइमन के अनुसार नियंत्रण विस्तार 100 से भी अधिक होना चाहिए। साइमन के अनुसार नियंत्रण विस्तार 100 से भी अधिक होना चाहिए। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करो या उससे भी लिखो जैसे इच्छा। देखिए, आमतौर पर नियंत्रण विस्तार अवधारणा में अधीनस्थों की संख्या पर विचार होता है। अधीनस्थों की संख्या पर विचार होता है, परंतु असल में या वरिष्ठ और अधीनस्थों के बीच संचार संपर्कों की संख्या होती है। संचार संपर्कों की संख्या होती है, जैसा कि डीमॉक और डीमॉक का मानना है। नियंत्रण विस्तार किसी उपक्रम के मुख्य कार्यपालक और उसके प्रधान सहयोगियों के बीच प्रत्यक्ष व व्यावहारिक संचार संपर्कों की संख्या होती है। नियंत्रण विस्तार को दर्शाने के लिए ग्रेकुनाज ने एक गणितीय सूत्र विकसित किया। ये लिख सकते हो, नियंत्रण विस्तार इक्वल टू n ब्रैकेट में 2n/2 + n-1 लिख देना। ये सूत्र लिख दो। ये सूत्र विकसित किया है, जहाँ n की संख्या क्या है, जहाँ n अधीनस्थों की संख्या है, जब n 1 होता है तो नियंत्रण विस्तार 1 होता है। जब n 2 होता है तो नियंत्रण विस्तार 6 होता है। बैठा कर देख लो। जब n 3 होता है तो नियंत्रण विस्तार 18 होता है। नियंत्रण विस्तार कितना होता है? 18 होता है। उसी प्रकार यदि n 8 हो तो नियंत्रण विस्तार 1080 हो जाता है। ठीक है, नियंत्रण विस्तार को समझाने के लिए ब्लॉ और स्कॉट ने भी ब्लॉ और स्कॉट ने भी
एक गणितीय सूत्र विकसित किया। ब्लो और स्कॉट ने भी एक गणितीय सूत्र विकसित किया है जो निम्नवत है, जो ये डायग्राम लिख सकते हो। नियंत्रण विस्तार इज इक्वल टू एल अंडर रूट एन, एल अंडर रूट एन, ठीक है। जहां एल का अर्थ पद स्तरों की संख्या है, जहां एल का अर्थ क्या है, पद स्तरों की संख्या है, और एन का अर्थ कर्मचारियों की संख्या है। एन का अर्थ क्या है, कर्मचारियों की संख्या है। यदि कर्मचारियों की संख्या एन 1000 हो, यदि एन 1000 हो और एल 3 हो, और एल 3 हो, तो नियंत्रण विस्तार 10 होता है। तो नियंत्रण विस्तार 10 होता है। ये दोनों गणितीय सूत्र मिलकर संगठन में, ये गणितीय सूत्र मिलकर संगठन में नियंत्रण विस्तार की जटिलता को समझाने का प्रयास करते हैं। नियंत्रण विस्तार की जटिलता को समझाने का प्रयास करते हैं और संगठन में उपयुक्त नियंत्रण विस्तार निर्धारित करने में, और संगठन में एक उपयुक्त नियंत्रण विस्तार निर्धारित करने में सहयोग देते हैं। एक उपयुक्त नियंत्रण विस्तार निर्धारित करने में क्या करते हैं, सहयोग देते हैं, ठीक है। मतलब दोनों को मिलाकर, अगर अकेले से काम करेंगे तो काम नहीं चलेगा। जैसे आप देखो ना, जैसे आप किसी कमरे में रहते हो, आप अकेले रहते हो, तो किससे बात करोगे, अपने से बात करोगे केवल, और किसी से बात करना नहीं। अब आपके कमरे में एक और दोस्त आ गया, तो आप उससे बात करोगे, फिर अपने से बात करोगे, नहीं ना होगा। तीसरा एक और आ गया दोस्त, आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे आपके कमरे में आपके साथ रहने वाले की संख्या बढ़ते जाती है, संचार संपर्कों की संख्या उसी अनुपात में बढ़ रही है जिस अनुपात में रूममेट बढ़ रहा है, या उससे कहीं ज्यादा गुना अनुपात में, कहीं ज्यादा अनुपात में बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। और यही कारण था कि एक आदमी जो होता है इन अंतर संपर्कों की संख्या को ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसलिए कभी झंझट, कभी फसाद, कभी लफड़ा हो जाता है। इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि रूममेट की संख्या कम ही हो तो ज्यादा अच्छा, एक रखो, ज्यादा मत रखो, नहीं तो फिर मेस हो जाएगा। होता है कि नहीं होता। ज्यादातर लड़के लोग सिंगल रूम ही प्रेफर करते हैं, इसीलिए तो कौन झंझट करे, बेकार हेडेक। होता है कि नहीं होता इन जनरल आमतौर पर। तो दिस इज बेसिक है। देखो पैराग्राफ चेंज करके लिखो। नियंत्रण विस्तार के क्षेत्र में कालक्रम में व्यापक शोध अनुसंधान हुआ है। नियंत्रण विस्तार के क्षेत्र में कालक्रम में व्यापक शोध अनुसंधान हुआ है, और यह स्पष्ट हुआ है कि नियंत्रण विस्तार कई घटकों पर निर्भर करता है। नियंत्रण विस्तार कई घटकों पर निर्भर करता है, जिनमें कुछ निम्नवत हैं, जिनमें कुछ घटक निम्नवत हैं। सबसे पहले लिखो कार्य की प्रकृति। पहला कार्य की प्रकृति लिखो। यदि कार्य सरल और नैतिक प्रकृति का हो, नैतिक मतलब नित्य दिन, यदि कार्य सरल और नैतिक प्रकृति का हो, तो नियंत्रण विस्तार अधिक होता है। और यदि कार्य जटिल और अभिनव प्रकृति का हो, तो नियंत्रण विस्तार कम होता है। तो नियंत्रण विस्तार क्या होगा, कम होगा। दूसरा लिखो संगठन का आयु। संगठन कितना पुराना है।
संगठन का आयु। देखो, यदि संगठन पुराना है, यदि संगठन पुराना है तो नियंत्रण विस्तार अधिक होता है, तो नियंत्रण विस्तार अधिक होता है, क्योंकि कार्य विधि वगैरह सब स्थापित हो चुका होता है। और यदि संगठन नया हो तो, यदि संगठन नया हो तो नियंत्रण विस्तार कम होता है, नियंत्रण विस्तार कम होता है। आप तीसरा लिखो, कार्यस्थल का भौगोलिक अभिविन्यास, कार्यस्थल का भौगोलिक अभिविन्यास, कार्यस्थल का भौगोलिक अभिविन्यास। यदि कर्मचारी को, यदि सभी कर्मचारी को एक छत के नीचे बैठाया जाता है तो, एक ही छत के नीचे बैठाया जाता है तो नियंत्रण विस्तार अधिक होता है। एक ही छत के अधीन बैठाया जाता है तो नियंत्रण विस्तार अधिक होता है। और यदि कर्मचारी को अलग अलग बैठाया जाता है तो, और यदि कर्मचारी को अलग अलग बैठाया जाता है तो नियंत्रण विस्तार कम होता है, नियंत्रण विस्तार कम होता है। आज देख रहे हो, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से क्या होगा, नियंत्रण विस्तार घट रहा होगा कि बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा ना। अगर इतना दूर दूर पर रहेगा तो कैसे कंट्रोल करोगे, है कि नहीं। चौथा लिखो, व्यक्तित्व। यदि कर्मचारी या अधीनस्थ, देखो यदि अधीनस्थ कार्यकुशल और प्रशिक्षित है तो, कार्यकुशल और प्रशिक्षित है तो नियंत्रण विस्तार अधिक होता है। नियंत्रण विस्तार अधिक होता है। और यदि कर्मचारी अकुशल और अप्रशिक्षित हो तो, यदि कर्मचारी अकुशल और अप्रशिक्षित हो तो नियंत्रण विस्तार कम होता है। नियंत्रण विस्तार को पैराग्राफ चेंज करके लिखो, और भी कई घटक प्रभावित करते हैं। नियंत्रण विस्तार को और भी कई घटक प्रभावित करते हैं, जैसे कर दो, हाइफन करके लिख दो, सत्ता का प्रत्यायोजन, सत्ता का प्रत्यायोजन। यदि संगठन में सत्ता का प्रत्यायोजन संभव है तो, यदि संगठन में सत्ता का प्रत्यायोजन होता हो तो नियंत्रण विस्तार अधिक होगा। यदि संगठन में सत्ता का प्रत्यायोजन होता हो तो नियंत्रण विस्तार अधिक होगा, अन्यथा कम, अन्यथा कम। समझे कि नहीं। अगर सत्ता का प्रत्यायोजन नहीं होगा तो नियंत्रण विस्तार भी कम होगा। दूसरा लिखो, संगठन का परंपरा और परिवेश, संगठन का परंपरा और परिवेश। यदि संगठन का परंपरा और परिवेश, यदि संगठन का परंपरा और परिवेश सहयोगी और सकारात्मक है तो, सहयोगी और सकारात्मक है तो नियंत्रण विस्तार अधिक होता है, नियंत्रण विस्तार अधिक होता है। और यदि संगठन का परंपरा और परिवेश प्रतिकूल और नकारात्मक हो तो, प्रतिकूल और नकारात्मक हो तो नियंत्रण विस्तार कम होता है, नियंत्रण विस्तार। अब लिखो पर्यवेक्षण का तकनीक, पर्यवेक्षण का तकनीक। यदि संगठन में पर्यवेक्षण के तकनीक उपलब्ध हो तो, पर्यवेक्षण के तकनीक उपलब्ध हो तो नियंत्रण विस्तार अधिक होता है। पर्यवेक्षण के तकनीक उपलब्ध हो तो नियंत्रण विस्तार अधिक होता है। और अनुपलब्ध हो तो, और पर्यवेक्षण का तकनीक यदि उपलब्ध ना हो तो
नियंत्रण विस्तार कम होता है, और उपलब्ध ना हो तो क्या होगा, नियंत्रण विस्तार कम होता है। देखिए उपरोक्त घटक न केवल नियंत्रण विस्तार को प्रभावित करते हैं, उपरोक्त घटक न केवल नियंत्रण विस्तार को प्रभावित करते हैं, बल्कि संगठन के पिरामिडीय आकृति को भी प्रभावित करते हैं, बल्कि संगठन के क्या है, पिरामिडीय आकृति को प्रभावित करते हैं। सरल शब्दों में पर्यवेक्षण के तकनीक, प्रत्यायोजन इत्यादि के माध्यम से प्रशिक्षण इत्यादि के माध्यम से नियंत्रण विस्तार द्वारा संगठन के पिरामिडीय आकृति को प्रभावित किया जा सकता है। हो गया, तीसरा पार्ट हो गया। अब चौथा पार्ट लिखो, संगठन को चौड़ा करने का, पद सोपान को बराबर करने का उपाय। पद सोपान को बराबर करने का उपाय। देखो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो पद सोपान लिखिए, लिखो इस तरह लिखो, नियंत्रण विस्तार के साथ पद सोपान का व्युत्क्रम संबंध होता है। नियंत्रण विस्तार के साथ पद सोपान का व्युत्क्रम संबंध होता है। नियंत्रण विस्तार को बढ़ाकर आदेश श्रृंखला को कम किया जा सकता है। और पद सोपान को चौड़ा बनाया जा सकता है। पद सोपान को चौड़ा किया जा सकता है, पद सोपान को बराबर किया जा सकता है, पद सोपान को चौड़ा या बराबर किया जा सकता है। जैसा कि कुछ पारंपरिक तरीके जैसे कार्य की परिभाषा, कॉमा, कार्यस्थल का एक छत के अधीन होना, कार्यस्थल को एक छत के अधीन रखना, कार्यविधि का व्यवस्थित परिभाषा, कर्मचारियों के प्रशिक्षण व क्षमता विकास, के माध्यम से नियंत्रण विस्तार को बढ़ाया जा सकता है। और पद सोपान को बराबर किया जा सकता है।
और पद सोपान को बराबर क्या आ सकता है, जबकि प्रबंध के आधुनिक तरीका में सूचना प्रौद्योगिकी सूचना प्रबंध प्रणाली इत्यादि के माध्यम से भी पद सोपान को बराबर किया जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी में असीम संभावनाएं और जिसके फलस्वरूप आज एक व्यक्ति या जिसके फलस्वरूप आज मुख्यालय विश्व भर में फैले अनगिनत क्षेत्रीय कार्यालय और असंख्य कार्मिकों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर पाने में सक्षम है या सफल हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ। इसको आप अपने तरीका से लिखना। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि मैं जो आपको आंसर दे रहा हूँ इसको आप मॉडल आंसर मत मानो, या मेरा केवल अनुमान है जो मैंने आपको बतलाया। इसमें क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करना है, वैल्यू एडिशन करना है आपको अपने तरीका से, और फिर मेरे को लिख कर पोस्ट करना है। ठीक है, अगर आपको किताबों से सहयोग लेकर, जर्नल से सहयोग लेकर, इंटरनेट से सहयोग लेकर इसमें जितना अच्छा बना पाए उतना आपको अच्छे अंक दिलाने में और आपको सफलता दिलाने में सहयोग देंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स, एंजॉय।